हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ में हिस्ट्री एनसीईआरटी के जो 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं उसके एमसीक्यूज़ लेके आए हैं, जिसमें चैप्टर 3, 4 एंड 5 हैं। तो हमारा चैप्टर 3 है आरंभिक नगर। तो हम आरंभिक नगर से स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़ के। और आपको बता दूं कि चैप्टर 1 और 2 के एमसीक्यू मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं जाकर, वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने चैनल में, अपने एमसीक्यू सीरीज़ में। हमारा आज का एमसीक्यू है आरंभिक नगर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? हमारा ऑप्शन है लकड़ी के घर, सुनियोजित नगर व्यवस्था, किला, पंचायत। तो जब हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पे उस नगर की जो विशेषता थी, उस नगर की विशेषता यही थी कि वहाँ के नगर जो थे वो बहुत सुनियोजित थे, वहाँ की जल निकासी प्रणाली भी बहुत अच्छी थी और काफ़ी सारी विशेषताएं हमने वहाँ पढ़ी थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना थी। यहाँ पर सड़कों का ग्रिड पैटर्न, जल निकासी प्रणाली और बड़े बड़े भंडार गृह मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषताएं नियोजित शहरीकरण, पक्की ईंटों का उपयोग, जल निकासी प्रणाली और दुर्ग मतलब गढ़ और निचले शहर में विभाजन थी। आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सा वो स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चोलकालीन, तंजावुर, लोथल। तो इसमें देखिए, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, आप यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हैं कि जो चोलकालीन है तंजावुर, ये जो चोल राजा हुआ करते थे ये हमारे दक्षिण भारत में हुआ करता है। चोल राजा जो दक्षिण भारत में थे, तो ये तो इसमें नहीं होगा आंसर। तो हमारा आंसर यही होगा, इसका आंसर से अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चोलकालीन तंजावुर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता हमारा उत्तर भारत में है और देखा जाए तो उत्तर पूर्व भारत से रिलेटेड है, जो काफ़ी दूर तक फैला है। और ये हमारा चोलकालीन तंजावुर ये दक्षिण भारत से है। तंजावुर चोल वंश की राजधानी थी और ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल और कालीबंगा शामिल हैं। ये स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण शहरी केंद्र थे। तो आगे बढ़ते हैं हम। मोहनजोदड़ो में पाए गए महान स्नानागार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे महान स्नानागार का भी जिक्र किया गया था। ऑप्शन है इसमें सिंचाई करना, पानी का भंडारण, धार्मिक या सार्वजनिक स्नान, पशुओं को नहलाना। तो अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि महान स्नानागार से ही संबंध इसका स्नान करने से है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, धार्मिक या सार्वजनिक स्नान। व्याख्या पे आते हैं हम। यह ईंटों से बना जलाशय था जिससे अनुमान लगाया गया कि इसका उपयोग धार्मिक या सार्वजनिक स्नान के लिए होता था। तो ये होगा हमारा आंसर। मोहनजोदड़ो में पाए गए महान स्नानागार का प्रमुख उद्देश्य अनुष्ठानिक स्नान था। विद्वानों का मानना है कि इसका उपयोग धार्मिक समारोहों और पवित्र स्नान के लिए किया जाता था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं को दर्शाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल में लेखन किस लिपि में हुआ करता था? तो हड़प्पा काल का जो लेखन था वो किस लिपि में हुआ करता था? यहाँ पे दिया है देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अब तक अज्ञात लिपि। तो इसका आंसर हमारा यही होगा कि अब तक अज्ञात लिपि है। जो हड़प्पा काल के का जो लेखन था वो अभी तक डिकोड नहीं कर पाया गया है, तो इस लिपि का अभी तक ज्ञान नहीं है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। हम व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा वासियों की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसे अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट कहा जाता है। यह एक चित्रात्मक लिपि है जिसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। तो ये होगा हमारा व्याख्या। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बंदरगाह नगर के रूप में किस नगर की पहचान की जाती है? तो जो बंदरगाह नगर था उसके रूप में किस नगर की पहचान की जाती है? हमारा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा।
तो देखिए हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पढ़ा था कि लोथल में एक जैसे तालाब जैसा स्ट्रक्चर मिला है, तो जिसको हम मान सकते हैं कि वो एक बंदरगाह की तरह इस्तेमाल में आता होगा। तो हम इसे लोथल, हमारा ऑप्शन है आंसर, मतलब सही आंसर ऑप्शन बी। व्याख्या देख लेते हैं। लोथल को बंदरगाह नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक जलयान घाट पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल और सूतकोतदा थे। लोथल गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था और इसे दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात डॉक में से एक माना जाता है। सूतकोतदा भी एक बंदरगाह था। तो लोथल के साथ साथ सूतकोतदा भी था, पर यहाँ ऑप्शन में नहीं है। पर आपको याद रखना है कि बंदरगाह की बात अगर की जाती है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड तो लोथल हो जाएगा और एक सूतकोतदा हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? तो हमारा हड़प्पा सभ्यता का की जो अर्थव्यवस्था थी उसका प्रमुख आधार क्या था? शिकार, पशुपालन, व्यापार और कृषि या लूटपाट? तो देखिए आपको पता है कि शिकार भी वो किया करते थे, व्यापार और कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, पर ये लूटपाट जैसी चीज़ों को हमने अभी पढ़ा नहीं है उसमें। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में ए है, 1 या 2, 2 या 3, 3 या 4 या 1 और 4। तो देखिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन बी सही है, 2 और 3। तो 2 और 3 वो पशुपालन करते थे, वो व्यापार और कृषि करते थे। व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसके अतिरिक्त पशुपालन और व्यापार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो उनका जो मुख्य आधार था वो कृषि था अर्थव्यवस्था का, पर वो पशुपालन और व्यापार भी उसमें भूमिका निभाती थी। जैसे आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत की इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो कृषि का ही था। फिर धीरे धीरे वो कम होते होते अब हमारा प्राइमरी सेक्टर कम हो गया है इकोनॉमी में और सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गया है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस स्थल से कपास के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं? तो कपास के प्रयोग के जो प्रमाण थे वो कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, लोथल, हड़प्पा। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 3। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 1 और 3। मेहरगढ़ से सबसे पहले कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले कहाँ से मिले हैं तो मेहरगढ़ से मिले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि खोज मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में कपास के प्रमाण मोहनजोदड़ो और मेहरगढ़ सहित कई जगहों पर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में कपास के धागे और कपड़ों के अवशेष मिले हैं जो 24 प्लाई वाले धागे के रूप में थे। मेहरगढ़ जो एक नवपाषाण स्थल है में भी कपास के उपयोग के शुरुआती प्रमाण मिले हैं। तो आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की धातुओं का उपयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से धातुओं का उपयोग करते थे? ऑप्शन है हमारा लोहा, बी है कांसा, तांबा, सोना, सी है जस्ता और टीन, डी है केवल पत्थर। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा आंसर बी, कांसा, तांबा और सोना। व्याख्या देख लेते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से तांबा, कांस्य, सोना, चांदी और शीशा जैसी धातुओं का उपयोग करते थे। वे तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य बनाते थे, जिसका उपयोग औजार, हथियार, बर्तन और गहने बनाने के लिए किया जाता था। सोने और चांदी का उपयोग मुख्य रूप से आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। हड़प्पा वासी लोहे से परिचित नहीं थे, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि हड़प्पा वासी जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली अन्य धातुओं में सीसा भी शामिल था। तांबे का उपयोग मुख्य रूप से राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता था। तो ये हो गया हमारा व्याख्या। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विनाश किस कारण हुआ था? इसका निश्चित कारण क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ था वो किस कारण से हुआ था, इसका निश्चित कारण क्या है? ऑप्शन है विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन और नदी मार्ग बदलना। निश्चित नहीं कहा जा सकता। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं, पर फिर भी ये एक अनुमान है, ये कोई भी निश्चित नहीं बता सकता है कि आखिरकार हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ तो हुआ कैसे। तो हम देख लेते हैं व्याख्या। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण माने जाते हैं, जैसे कि नदी मार्ग का बदलना, सूखा, आक्रमण आदि।
लेकिन कोई निश्चित कारण नहीं माना गया है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, ये है हमारा चैप्टर 4। तो इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? तो ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत, संस्कृत, पाली या हिंदी? तो ये आपको पता होगा कि ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है और यह वैदिक संस्कृत में लगभग 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। यह धार्मिक स्तुति, देवताओं की प्रशंसा आदि पर आधारित है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में समाज को मुख्य रूप से किन 4 वर्णों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद में जो समाज का विभाजन है वर्ण के आधार पर, उसको हमने जब पढ़ा था वर्ण विभाजन, तो वहाँ पढ़ा था कि इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, चांडाल। दूसरा ऑप्शन है हमारा राजा, साधु, दास, व्यापारी। और तीसरा ऑप्शन है हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और चौथा है गुरु, शिष्य, सेवक, योद्धा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ऋग्वेद में जो समाज को मुख्य 4 भागों में विभाजित किया गया था, उसमें ब्राह्मण थे जो यज्ञ वगैरह कराते थे, वेदों का ज्ञान प्रदान कराते थे। क्षत्रिय थे जो युद्ध करते थे, रक्षा करते थे लोगों की। वैश्य थे जो अपना व्यापार वगैरह करते थे, काम करते थे। और जो शूद्र थे जो लोगों की सेवा किया करते थे। तो इन 4 भागों में बांटा गया था। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है जिसमें समाज को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया। ब्राह्मण जो ज्ञान प्रदान करते थे, क्षत्रिय शासन और रक्षा करते थे, वैश्य व्यापार करते थे, शूद्र सेवा करते थे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में जिन युद्धों का वर्णन है वो मुख्यतः किस बात को लेकर होते थे? पहला ऑप्शन है हमारा भूमि के अधिकार को लेकर, बी है जल के अधिकार को लेकर, सी है पशुओं पर अधिकार के लिए, और हमारा डी ऑप्शन है ए, बी और सी तीनों सही। तो देखिए हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि ये भी सही है, ए, बी, सी तीनों सही है। क्योंकि जो युद्ध हुआ करते थे ऋग्वेद में जिनका वर्णन किया गया है, वो युद्ध जो हुआ करते थे वो भूमि के अधिकार को भी लेकर होते थे। क्योंकि वो पशुपालन करते थे उनके लिए चारागाह के लिए उन्हें जगह की आवश्यकता होती थी, तो चारागाह के लिए भी होता था। दूसरा हम देखते हैं जल के अधिकार के लिए, तो जल स्रोत के लिए भी वो युद्ध किया करते थे। और पशु पर अधिकार के लिए तो वो युद्ध करते ही थे। तो हमारा व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में वर्णित युद्धों का मुख्य कारण पशुओं और चारागाहों पर अधिकार, जल स्रोतों पर अधिकार को लेकर होते थे। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ और इनाम गांव की कब्रों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है युद्ध नीति, ऑप्शन बी राजवंशों की जानकारी, ऑप्शन सी मृत्यु के बाद की मान्यताओं की, और ऑप्शन डी फसल चक्र की। तो मेहरगढ़ और इनाम गांव की जो कब्रें मिली हैं हमें, मतलब उनके जो साक्ष्य मिले हैं, उनसे हमें यही पता चलता है कि मृत्यु के बाद की मान्यताएं उनकी कैसी रही होंगी। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन सी। व्याख्या देख लेते हैं। कब्रों में मृत व्यक्ति के साथ वस्तुएं जैसे मृत भांड, औजार, गहने मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। वो ये माना करते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, वेदों को क्या कहा गया? श्रुति, स्मृति, उपनिषद, सूत्र। तो देखिए ऑप्शन हमारा ए सही है। इसको श्रुति कहा जाता है वेदों को, क्योंकि वेद जो थे उनको एक दूसरे को सुनाया जाता था और ये धीरे धीरे एक दूसरे से सुनते सुनते आगे पहुंचा और इसको लिखा गया बाद में। वेदों को श्रुति कहा जाता है जिसका अर्थ है सुना गया। ये ग्रंथ पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से याद किए और सुनाए जाते थे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में राजा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? निर्वाचित शासक के लिए, अधर्मी शासक के लिए, गोत्र प्रमुख के लिए, या योद्धा समूह का प्रमुख? तो देखिए आपको पता है कि ऋग्वेद में जो राजा शब्द का उपयोग होता था तो उस समय कोई निर्वाचित शासक नहीं होता था, उसको लोग चुनते नहीं थे। दूसरा कोई अधर्मी शासक भी नहीं होता था, क्योंकि अधर्मी शासक को राजा नहीं कहेंगे। गोत्र प्रमुख भी नहीं होता था, क्योंकि किसी प्रमुख गोत्र का व्यक्ति राजा हो ऐसा भी नहीं था। लेकिन जो योद्धा समूह का प्रमुख होता था उसे राजा माना जाता था, जिसके अंदर काबिलियत होती थी।
तो व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में राजा का अर्थ होता था योद्धा वर्ग का नेता जो लड़ाइयों में समूह का नेतृत्व करता था। यह आज के राजा जैसा सर्वशक्तिमान नहीं होता था। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या माना गया है? तो वर्ण व्यवस्था का आधार हमने पीछे भी देखा था, पर यहाँ पे उसका आधार क्या था? हमने पीछे देखा था कि वर्ण व्यवस्था जो बांटी गई थी 4 भागों में वो क्या थी, और यहाँ पे आधार पूछा गया है। तो उसका आधार जाति था, योग्यता और कर्म था, जन्म था, संपत्ति। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, क्योंकि पहले जाति को माना जाता था, लेकिन बाद में कुछ लोग हुए जो जाति से जो होता है वर्ण व्यवस्था को मानते नहीं थे, तो वो योग्यता और कर्म से मानते थे कि उनका काम क्या है और उनकी योग्यता क्या है। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्णों का निर्धारण कर्म, कार्य और गुणों के आधार पर किया जाता था, न कि जन्म के आधार पर। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, इनाम गांव से किस आयु वर्ग के मृतक की कब्र विशेष रूप से मिली है? युवक की, वृद्धों की, बच्चों की या महिलाओं की? तो इनाम गांव से हमें एक युवक की कब्र मिली है जो बहुत ही विशेष रूप से मिली है, जिसमें उसको 5 कमरे वाले मकान में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था, और इस आदमी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें भी दफनाई गई थी। इस कब्र में इस आदमी के पैर मुड़े हुए थे संदूक में, तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। इसका आंसर होगा हमारा आंसर ए। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों को संरक्षित करने का प्रमुख तरीका क्या था? तो प्राचीन ग्रंथ को कैसे संरक्षित किया जाता था? ताड़पत्रों पर लिखना, चर्म पत्रों पर छपाई, पत्थर पर नक्काशी। डी है हमारा ए और बी दोनों। तो देखिए हमारा आंसर डी ही सही होगा, क्योंकि जो प्राचीन ग्रंथ होते थे उनको एक पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सुना के दूसरों को मतलब याद रखते थे, और फिर इस तरह से धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। पर बाद में इसको संरक्षित करने के लिए इसको लिखा गया, तो उसको ताड़पत्र पे, भोजपत्र पे, चर्मपत्र पर लिखा गया, ताकि उन्हें लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, अब हमारा चैप्टर 5 से स्टार्ट होता है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो हम देखते हैं इसमें हमारे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, महाजनपद किस काल में अस्तित्व में आया? तो महाजनपद किस काल में अस्तित्व में आया? पहला है सिंधु घाटी काल में, वैदिक काल में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, या मौर्य काल में। तो देखिए सिंधु घाटी काल जो था उसमें महाजनपद, जनपद ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, हमारे वैदिक काल में भी नहीं हुआ करती थी। पर इसके बाद जब 6ठी शताब्दी शुरू हुई, तब 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व हमारा महाजनपद, जनपद ये सारी चीज़ें अस्तित्व में आई। व्याख्या देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ। ये प्रारंभिक राज्य थे जिनसे 16 प्रमुख महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। तो ये हो गई हमारी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा एक गणराज्य था? मगध, कौशल, वज्जी, अवंती। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, वज्जी। वज्जी एक गणराज्य था जहां राजा के स्थान पर एक सभा शासन करती थी। इसके शासन में कई कुल या जनजातियां भाग लेती थी। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो आपको पता होगा जब हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो वहाँ पे जो मगध महाजनपद थी उसके 2 राजधानी हुए। एक पहली राजधानी हुआ करती थी जिसको बाद में बदलकर हम दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र को निर्धारित किए थे। तो पाटलिपुत्र थी जो उसकी दूसरी राजधानी थी। पर पहली राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन होगा हमारा सी, राजगृह। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, जिसे बाद में पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद बना। तो आपको पता होगा कि मगध कितना शक्तिशाली महाजनपद था। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। महाजनपदों की सुरक्षा के लिए क्या निर्माण किया गया था? तो जब हमने पढ़ा था तभी समझ में आया था ये कि ऑप्शन यहाँ क्या दिया है, स्तूप, मोनेस्ट्री, किले, व्यापारिक चौकियाँ। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तभी बताया गया था वहाँ पे कि महाजनपद अपनी सुरक्षा के लिए किले का निर्माण करने लगे थे, जो लकड़ी, पत्थर या ईंटों के ऊंचे ऊंचे दीवार बनाए जाते थे। महाजनपदों की रक्षा के लिए नगरों के चारों ओर किलेबंदी की गई ताकि आक्रमणों से सुरक्षा मिल सके और किले के अंदर राजा अच्छे से शासन कर सके। तो हमारा अगला प्रश्न है,
टैक्स किससे लिया जाने लगा था? केवल व्यापारियों से, केवल सैनिकों से, किसानों, शिल्पकारों, पशुपालकों से या पुजारियों से? तो देखिए, पुजारियों से टैक्स नहीं लिया जाता था, सिर्फ व्यापारियों से टैक्स नहीं लिया जाता था और सिर्फ सैनिकों से टैक्स नहीं लिया जाता था। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। किसानों, शिल्पकारों, पशुपालकों से टैक्स लिया जाता था। राज्य चलाने के लिए शासन ने कर वसूली प्रणाली विकसित की। आम लोग जैसे किसान, पशुपालक और शिल्पकार कर देते थे। तो देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्रभावशाली महाजनपद कौन सा था जिसने साम्राज्य की नींव रखी? तो आपको पता होगा, ऑप्शन ए है हमारा वज्जी, ऑप्शन बी है काशी, ऑप्शन सी है मगध, ऑप्शन डी है मल्ल। तो आपको पता होगा कि ऑप्शन सी सही है, क्योंकि मगध सबसे प्रभावशाली महाजनपद हुआ करता था उस समय। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना और यहीं से मौर्य साम्राज्य जैसे बड़े साम्राज्य की नींव रखी गई। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मगध की शक्ति बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? धार्मिक केंद्र का होना, व्यापारिक मार्ग पर स्थित होना, समृद्ध खनिज भंडार और सेना, पुजारियों का समर्थन। तो मगध की शक्ति बढ़ने का मुख्य कारण था ऑप्शन सी, समृद्ध खनिज भंडार और सेना। अब हम जब चैप्टर पढ़े थे तो आपको पता था, मतलब बताया गया था कि मगध में, जो मगध राज्य था उसके पास एक बहुत बड़ा जंगल था, जहाँ से वो जानवरों को, जैसे हाथी को पकड़कर शिक्षित करते थे और उनको सेना में इस्तेमाल किया करते थे। वो सेना बनाने लगे थे, बड़ी बड़ी सेनाएं रखने लगे थे और जो जंगल था वो बहुत सारे मतलब संसाधनों से संपन्न था। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। मगध के पास लोहे की खानें, गंगा नदी और एक शक्तिशाली सेना थी, जिससे इसकी शक्ति अन्य महाजनपदों से अधिक थी। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, वज्जी संघ का शासक किस प्रकार का था? तो जो वज्जी संघ था उसका शासक किस प्रकार का था? एकल था, वंशानुगत राजा, सभा और परिषद द्वारा संचालित या विदेशी शासक था? तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये नहीं होगा। एकल शासक भी नहीं हुआ करते थे और वंशानुगत भी नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, सभा और परिषद द्वारा संचालित। वज्जी संघ में शासन व्यवस्था गणतांत्रिक थी, जिसमें कई राजा होते थे जो सभा और परिषद में बैठकर निर्णय लेते थे। तो इस तरह से अगर आप कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करेंगे तो प्रश्न के उत्तर जरूर निकल जाएंगे, पर उसके लिए आपको सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। कॉमन सेंस भी बिना जानकारी के काम नहीं करेगा। तो फिर हम आते हैं अगले प्रश्न पर। बौद्ध ग्रंथों में वज्जी गणराज्य के शासन को किस रूप में बताया गया है? तानाशाही, गणतंत्र, राजतंत्र, साम्राज्य। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर भी गणतंत्र। बौद्ध ग्रंथों में वज्जी को एक गणराज्य बताया गया है। वहाँ शासन सभा और सामान्य निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से ही होता था। तो देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व करों की जानकारी कहाँ से मिली है? तो इसका ऑप्शन है ऋग्वेद से, महाभारत से, बौद्ध और जैन ग्रंथों से, पौराणिक कथाओं से। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हमें करों की जानकारी बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिली। बौद्ध और जैन ग्रंथों में उस समय की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, कर प्रणाली और शासन व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन मिलता है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। यहाँ पे हमारे सारे पर अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल ऐसे नहीं आएंगे। हाँ, पर ये MCQ प्रैक्टिस से आपको बहुत मदद मिलेगी एग्ज़ाम में प्रश्न को हल करने में। तो वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।